अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। हुकूमती फरमान है कि इमरान खान फसादी है। तहरीक इंसाफ एक शरपसंद और दहशतगर्द जमात है और उसकी वजह है 9 मई के वाकयात। 9 मई के वाकयात पाकिस्तान की तारीख पर बिलाशुबा एक बदनुमा दाग है। कोई भी शख्स इसको कंडोन नहीं कर सकता। ऐसी शरपसंदी की हिमायत कोई नहीं कर सकता। जिस तरीके से जलाओ घेराव किया गया, पाकिस्तान की फौजी तंसीबात, अस्करी इमारतों, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। किसी भी सियासी जिद्दोजहद में जब तशद्दुद का अंसर गालिब आ जाए तो उसकी हिमायत बरकरार नहीं रह सकती, नहीं रखी जा सकती। लेकिन बहुत ही अहम और चुभता हुआ सवाल यह है कि क्या 9 मई के वाकयात 9 मई को ही पेश आए? 9 मई की बुनियाद कब डाली गई? क्या 9 मई की बुनियाद उस वक्त नहीं डाली गई जब पंजाब की हुकूमत, पंजाब असेंबली को तहलील करने की करारदाद गवर्नर पंजाब के सामने आती है और वो उस पर दस्तखत करने से इनकार कर देते हैं? क्या 9 मई की बुनियाद उस वक्त नहीं डाली गई थी जब वाज़े अदालती अहकामात के बावजूद पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इलेक्शंस करवाने से सभी ने इनकार कर दिया? हुकूमत हो, हुकूमती इदारे हों, पाकिस्तान की अफवाज हों, पाकिस्तान की एजेंसीज हों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, उन्होंने इलेक्शन करवाने से माजरत कर ली। 9 मई की बुनियाद उस वक्त नहीं डाली गई जब इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया, जब साबिर शाकिर को जाना पड़ा, जब अरशद शरीफ को दियारे गैर में मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, जब आजम सवाती और शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपने ऊपर बदतरीन तशद्दुद के इल्जामात लगाए। लेकिन कहानी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर होने वाले मजालिम से जुड़ी हुई नहीं है। 9 मई की बुनियाद जो है वो उसके ताने बाने सिर्फ पीडीएम के इक्तदार से तक महदूद नहीं है। 9 मई की बुनियाद तो उस वक्त भी डाल दी गई थी जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। 9 मई के वाकयात आपको उसकी झलक उस वक्त भी नजर आती है और उसकी बुनियाद उस वक्त भी नजर आती है जब फरियाल तालपुर साहिबा को अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी बहुत कुछ हुआ जिसके नतीजे में आज हमारे सामने ये 9 मई का स्याह दिन सामने आता है और इसमें सबका अपना अपना कसूर है। सबने हिस्सा बकदरे जुस्सा डाला है। क्या ये मामला इसी तरीके से चलेगा? यह है आज का सबसे अहम सवाल। इमरान खान साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ एंटायरली डिफरेंट है। 9 मई के वाकयात से वो खुद को अलहदा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवालात हैं जो फिर खान साहब से भी पूछना बनते हैं। खान साहब की तकारीर में ऑब्वियसली आपको एक वाज़े आंसर नजर आता था जिसमें ये उभार तो मौजूद था, लेकिन क्या ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है या नहीं? ये वो सवाल है जो पूछना चाहिए। क्या वो जमहूरी तौर पर अपने वर्कर्स को ये कहने में हक बजानिब थे या नहीं थे? जो साइफर लहराया गया, ये तमाम वाकयात हैं। क्या पाकिस्तान और हमारा जो वतन अजीज है वो इस किस्म के किसी मजीद हादसे का मुतहम्मिल हो सकता है? 9 मई के वाकयात के बाद जो वाकयात हो रहे हैं वो क्या एक और 9 मई के वाकयात की बुनियाद डाल रहे हैं? इस सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे। नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। थोड़ी देर में मुस्लिम लीग नवाज से कैसर शेख साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। शानदाना गुलजार साहब हमें ज्वाइन करेंगी। पहले मैं नदीम अफजल चंद साहब के पास जाने से पहले आपको ये बता दूं, इस वक्त एक लाइव सिचुएशन हमारे सामने मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ये कहते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि शायद ये अगली गिरफ्तारी से कबल उनकी आखिरी ट्वीट हो। और उससे पहले क्या हुआ था, पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इंफॉर्मेशन आई है जो बड़ी खतरनाक, 24 घंटे पंजाब की निगरान हुकूमत पीटीआई की लीडरशिप को दे रही है कि इन दहशतगर्दों को जो कि मिलिट्री तंसीबात पर हमलों में शामिल थे और ज़मान पाक में पनाह गज़ीन है, इनको पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाए। इमरान खान साहब ने इस बयान के बाद इमरान खान साहब ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मैंने अभी सुना है कि जनाब 40 दहशतगर्द मेरे घर में हैं जिनको मैंने पनाह दी हुई है। मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि 40 दहशतगर्द अगर घर में हैं तो मेरी जिंदगी को भी खतरा है, मेहरबानी करके जरूर आए यहाँ, लेकिन इस तरह ना आए कि कोई दावा बोल के, इस तरह करें सर्च वारंट लेके आए एक मौसम माशरे की तरह
آئے یہاں کی کوئی نام تو دیں، دہشت گرد ہے کون، اور آئے ہم آپ کو ساری دکھا دیتے ہیں گھر میں کدھر ہے، کتنے دہشت گرد ہے. ندیم افضل چند صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. پرانی کتاب ہے یہ، پرانی اولڈ پلے بک ہے. پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو توڑنے کے لیے ماضی میں بہت کچھ کیا جاتا رہا. عمران خان صاحب کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا گیا، کاف لیگ بھی بنائی گئی، یہ سب کچھ ہوا. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ کی جماعت حکمران اتحاد کا حصہ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ون پیج پر ہے. پہلے تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو، تحریک انصاف جو کہ ایک پاپولر جماعت ہے، اس کو ان حربوں کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عیسیٰ، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں کہا کہ آپ کی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ون پیج پہ ہے. ہماری جماعت کب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ون پیج پہ ہوئی ہے، کب اقتدار ملا ہے؟ اگر ون پیج پہ ہم ہوتے تو آج شہید بھٹو کا ریفرنس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور سپریم کورٹ میں ہمارے ریفرنس پینڈنگ نہ ہوتے، اور جو کیسز بھگتے ہیں پچھلے 20 سالوں سے آصف علی زرداری صاحب نے، وہ ون پیج پہ ہوں تو ایسے کیسز نہیں بھگتے جاتے. رہ گئی آپ کی دوسری بات پارٹیاں توڑنے والی. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے نہ پارٹیاں بنائی ہوئی کام آتی ہیں نہ توڑی جا سکتی ہیں. جو توڑی بھی جاتی ہیں وہ بھی ایک ٹرانزیشنل فیز ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی پارٹی آرٹیفیشل طریقے سے بنائی گئی ہو تو اس کو توڑنا بھی آسان ہوتا ہے، بلکہ وہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہوتی ہے. اور لیکن وہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوئی. چند صاحب، لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، صرف مثبت بیان دینے والوں کو چھوڑا جا رہا ہے. فواد چودھری صاحب آپ کے بڑے اچھے دوست رہے ہیں، میرا خیال ہے ابھی بھی آپ کے بہت اچھے دوست ہیں. پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ، لیکن صرف جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر نکل کر رات گئے ایک مثبت بیان دیا، اس کے بعد ہی ان کی گرفتاری ٹلی. میں ان کے ساتھ دوستی کا دعویٰ بالکل نہیں کرتا. میں آن ایئر کہتا ہوں کہ میں بالکل ان کو دوست نہیں سمجھتا. عزیز ہیں ان کے چچا جو چودھری مرحوم گورنر الطاف صاحب تھے، ان کے ساتھ ہمارے تعلق بہت اچھے تھے، لیکن فواد چودھری صاحب کو میں دوست کبھی بھی نہیں سمجھتا. رہ گئی بات آپ کی جو آپ نے پارٹی کی بات کی ہے، دیکھیں گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن پچھلے ادوار میں بھی جب پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ شامل کیے گئے تھے تو ان کو بھی سیدھی سی بات ہے، اس وقت بریگیڈیئر عادل اور جنرل فیض کے انڈر ایک سیل تھا جس کے ذریعے یہ شامل ہوئے تھے، اور اس سے پہلے جسٹس جوید اقبال نیب کے ذریعے لوگوں کو شامل کرواتے تھے. جو پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتا وہ ڈائریکٹلی ہو جاتا، جو نہیں ہوتا وہ بھگتتا رہتا. تو یہ المیہ تو تھا، اور اب ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر اس طرح کوئی لوگوں کو توڑ کر کسی دوسری پارٹی میں شامل کیا گیا تو میرے جیسا پولیٹیکل ورکر تو کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. صحیح. چند صاحب، ہمارے ساتھ کیسر شیخ صاحب بھی موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے. کیسر صاحب السلام علیکم، ویلکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر کیا دہشت گردی کا اور آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی؟ ان کو گرفتار کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا؟ دیکھیے بڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو بالکل سیدھی بات ہے کہ جن لوگوں نے یہ دہشت گردی کی ہے، آرمی انسٹالیشن پہ حملے کیے ہیں اور اتنی زیادتی کی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور پاکستان کو چھوڑیے، میں تو بڑا اسٹڈی کر رہا ہوں کہ کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے، کبھی یو کے میں، امریکہ میں، انڈیا میں جہاں جمہوریت ہے، ایسا کبھی ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں نے اپنے ہی اسٹیبلشمنٹ پہ کے خلاف باتیں کی اور ان کی تنصیبات پہ حملے کیے ہوں؟ یہ تو ایک اس پہ تو قرار واقعی جو بھی انوالو ہیں اس پہ قرار واقعی سزا ہونی ہے. ہم نے کیا کسی کو پکڑنا ہے؟ یہ کیا ہے جو انصاف ہونا ہے؟ جو کچھ ہوا ہے وہ سب کو نظر نہیں آ رہا. اور جس طرح کھلم کھلا وہاں پہ عدالت میں کہا گیا خان صاحب کو کہ آپ اس کو معاملے کو کنڈیم سر، اس میں آپ لوگوں نے بھی تو اپنا حصہ ڈالا ہے نا. معاملات 9 مئی کی نہج پر کیسے پہنچے؟ آپ نے پنجاب میں الیکشنز کروانے سے انکار کر دیا. آپ کی حکومت نے معاشی فرنٹ کے اوپر جو ہے بالکل پرفارم نہیں کیا. اگر آپ پرفارم کرتے لوگوں میں آپ کے لیے لائکنگ ہوتی.
नहीं, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तो एग्री कर रहा हूँ कि हमारी हुकूमत ने परफॉर्म नहीं किया, मैं तो उसमें कोई दो राय, बल्कि मैं खुल के कह रहा हूँ। मैंने कई बार इसाक डार साहब लेकर आए कि आपने परफॉर्म नहीं किया और आप रिजाइन कर दे। मैं तो इस हद तक गया हूँ, आपने मेरी खबरें पढ़ी होंगी, और मैं वो कहता हूँ कि वो स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में भी तशरीफ नहीं लाते, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये जो कुछ हुआ है, ये तो अपने मुल्क के साथ दुश्मनी है, मुल्क को कमजोर किया गया है, मुल्क की जड़ों को काटा गया है, दुश्मन को खुश किया गया है। ये काम तो दुश्मन ने भी नहीं किया 75 साल में। उसको इससे क्या मिला रहे? वो तो हम पूरी कोशिश, ये जो छोड़ के गए थे, देखिए ना, अगर आप सर फर्क कहाँ तलाश करें, फर्क कहाँ तलाश करें? आपके जावेद लतीफ साहब जो हैं, उन्होंने भी ऑन द रिकॉर्ड ये बात की थी कि अगर मरियम नवाज साहिबा को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। इसकी बुनियाद जो है वो तो आपकी पार्टी में, पीपल्स पार्टी में, हर जमात में मिलती है। ये पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। अगर जो उन्होंने कहा था कि उनको उनके खिलाफ तो एक्शन किया गया ना, कोई कौन मना कर रहा है? ये मेरे ख्याल में तो आप जो बात कर रहे हैं, कोई समझने की बात तो करें। जावेद लतीफ साहब ने कहा, मैं भी उनके मुखालिफ हूँ। क्यों? उन्होंने कहा पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करेगा, चाहे अल्ताफ हुसैन करेगा, चाहे जावेद लतीफ करेगा, चाहे हुकूमत में वफाकी वजीर है। यार वफाकी, आप समझ नहीं रहे मेरे भाई, इतने बड़े हमले हो गए, आप उसको उससे टैली कर रहे हैं। अगर बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं तो उसको हर जी शऊर पाकिस्तानी दहशतगर्दी की किसी कार्रवाई की हिमायत नहीं कर सकता। अगर मुझे मौका देना, लेकिन बात यह है कि आपने इकोनॉमिक मैटर में कहा कि बहुत महंगाई होगी, इसकी वजह कभी आपने सोची है? मैं कोई पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि $3 अरब जो लुटा दिए गए कोई 580 अमीर लोगों में, $3 अरब कोई 90,000 करोड़ रुपया बनता है। वो बगैर सूद के 10 साल के लिए कोई 580 अमीरों को दे दिए गए। आपको तो 90,000 में देना, आपको 1 करोड़ मिला, ना मुझे 1 करोड़ मिला, बगैर सूद के। और वही पैसा हुकूमत ले रही है और 18,000 करोड़ रुपया सूद खुद पे कर रही है। खुद तो 18,000 करोड़ उसी रकम का सूद पे कर रही है और उनको फ्री दे दिया गया। सही। अच्छा, कैसर शेख साहब सेकंड इकोनॉमी के ऊपर सेकंड सेगमेंट में बात कर लेंगे, आप मेरे साथ ही हैं। जरा इस वक्त खुद इकोनॉमी की बात आपको याद नहीं रहता, बात तो आपने शुरू सवाल मैंने आपसे कहा था कि आपने जो इस वक्त अवाम की रिजेंटमेंट है, यह सिर्फ मोहब्बत इमरान खान के लिए नहीं है। आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने अगर परफॉर्म किया होता तो आज लोगों की, आप लोगों के लिए मोहब्बत होती। मैं तो ये बात कर रहा हूँ। आप जवाब तो सुन लीजिए ना, जो कुछ हमें इन्होंने दिया। मैं कह रहा हूँ कि 90,000 करोड़ रुपया 0% पे दे दिया गया, जानबूझ के ये छोड़ के गए। वो 90,000 करोड़ रुपया आज हमें जो मिला, उस कर्जे पे हम 18,000 करोड़ साल का सूद भर रहे हैं। तो कैसे इकानमी ठीक होती? ये फ्री दे के गए कि अपने लाडलों को, ताकि वो लोग इनके इलेक्शनों में खर्च करें। अगर मेरी बात में कोई फर्क है तो ये बता देना। वो जो 90,000 करोड़ रुपए जो खर्च हुआ, जो $3 अरब बनता है, तो वो आज तो हम IMF के पीछे लगे हुए हैं 1-1 अरब के लिए। ये $3 अरब लुटा के गए अपने चहीतों में, 580 चहीतों में, ताकि इनको इलेक्शनों में आगे मदद करें। कैसर शेख साहब, आपकी इस बात जी आपकी इस बात का जवाब जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्जुमान देगा। बताए मुझे कोई बताए सर, ये इसका जवाब तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई तर्जुमान देगा। चंद साहब, आज तक मुझे चंद साहब से सवाल कर लेने दीजिए। आप मेरे साथ ही हैं, मुझे चंद साहब से सवाल करने दें। चंद साहब, 9 मई के वाकयात बिलाशुबा जो है वो एक स्याह बाब है पाकिस्तान की तारीख का, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये तो साजिश थी, इसमें लोग मुलव्विस थे और हमारी सफ़ों में ऐसे लोग शामिल किए गए जिन्होंने ये हमले किए, और वो इसकी आज़ाद और शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। साथ वो ये कह रहे हैं कि उनके पास एविडेंस मौजूद है, हुकूमत भी कहती है एविडेंस मौजूद है। आप सेटिस्फाइड हैं कि हुकूमत के पास मुकम्मल सबूत मौजूद है, नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत भी इन्वॉल्व थी, वर्कर भी इन्वॉल्व था? देखिए जी, बेचारे जो गरीब वर्कर है उनको तो किसी ने उकसाया है, सोशल मीडिया के जरिए उकसाया गया हो, व्हाट्सएप के जरिए मैसेज देकर लोगों को बुलाया गया है। अब लोगों को बुलाया तो कोर कमांडर के घर की निशानदेही की जना उसकी निशानदेही की गई, और अब ये फर्क ये है कि बुलाया तो वहां गया, इसके सबूत तो सोशल मीडिया पे काफी पड़े हुए हैं। लेकिन कहना कि आग लगा दो, शट डाउन, ये वो भी चीजें काफी हैं। तो मेरे ख्याल में इंक्वायरी का मुतालबा तो किसी का भी हो जिसमें अदल का तकाजा सामने हो, उस पर कोई हर्ज नहीं है।
बड़ी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जरिए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं पॉलिटिकल वर्करों पे तो मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाकया हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, हमने पहली दफा देखा है। लेकिन उन मासूम लोगों को जो मोर चोरी करके जा रहा था, उसके ऊपर तो मैं नहीं सपोर्ट करता। लेकिन अगर कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर या कोई वकील या कोई ऐसा बंदा जो कानून को भी समझता हो, जो पॉलिटिकली मैच्योर भी हो, और जो समझता हो कि हम मॉब को इधर बुला रहे हैं और उसको फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और हमने पिछले इतने महीनों से जो पॉलिटिकल शिद्दत पोलराइजेशन में इजाफा किया है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो उनको तो ट्रायल बिल्कुल सख्त, जितना सख्त आप करें वो जस्टिफिकेशन है। लेकिन अदल का दामन इतना कभी भी नहीं छूटना चाहिए। लोगों को इंसाफ नजर होता आना चाहिए, होना नहीं चाहिए। इस पे तो कोई, मैं तो सच्ची बात है कि कभी भी ऐसी राय नहीं दे सकता जिसपे अदल से हट के कोई बात हो। लेकिन जहां तक तल्लक है आम लोगों का, बेचारों का, जो मैं देख रहा हूँ, पॉलिटिकल वर्कर, गरीब आदमी, रेडी बान, कोई टांगे वाला, कोई पॉलिटिकल जो समझता है कि इमरान खान बड़ी हकीकी तब्दीली, जो बेचारा तकरीरें सुन के, मोटिवेशनल स्पीचेस सुन के जो कायल हो गया है, हालांकि उसको नहीं पता कि हकीकी तब्दीली का बेनिफिशियरी शहजाद अकबर ही होगा, या आजम खान होगा, या रजाक दाऊद होगा, या सरमायादार तबका होगा। इन वर्करों को क्या मिलेगा? मैं तो कई दफा कह चुका हूं कि वर्करों को देखना चाहिए कि इससे पहले जो पार्टी इक़्तिदार में आई है उसने वर्करों को दिया क्या है, और फिर चंद साहब वर्करों को कुछ नहीं मिलना, उन्हें तहरीक इंसाफ से भी कुछ नहीं मिलना, लेकिन आप लोगों से क्या मिल रहा है वो भी मैं आपको बता दूं कि जो छापे मारे गए हैं, जो तोड़फोड़ उनके घरों में की गई है, और खवातीन के मोबाइल फोन्स ले जाने की क्या जरूरत है? कोई इसकी जस्टिफिकेशन है कि किसी के घर में दाखिल हो के खवातीन को जद्दोकोब करना या बच्चों को जद्दोकोब करना, ये तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। लेकिन उनको नोटिस देना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, और ऐसे वाकयात में इंक्वायरी तो होनी है, पकड़ दकड़ भी होनी है। ये एक नेचुरल प्रोसेस, कानून ने तो अपना रास्ता बनाना है, कानून तो नहीं खामोश रह सकता। देखें, पूरी दुनिया में हमारी जागृत आई हुई है, ऐसा वाकया हुआ है जो शायद किसी जंग में भी ना हुआ हो। हम इतनी बड़ी दहशतगर्दी की हमने जंग लड़ी है पाकिस्तान ने पिछले इतने सालों से, लेकिन कभी ऐसी तनसीबात जो सिक्योरिटी जोन के अंदर हो और खुदा न खास्ता ऐसा वाकयात हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कोई आम वाकया नहीं है, और मैं समझता हूं कि अभी भी ऐसे वाकयात का इस तरह सद्भाव करना चाहिए कि कौम के अंदर एक खलीज बढ़ने। चंद साहब, हमले तो होते रहे हैं। फर्क यह है कि पहले दहशतगर्द हमले करते थे, उनके ऊपर तो उनका कला कमा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के पास फुल मैंडेट होता है। आप उनको जाकर करार वाकई सजा देते हैं, मौके पर उनको मार भी दिया जाता है, दहशतगर्दों पर काबू पाया है, और इसमें मुसलसल हमारे रियासती इदारों की और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की काविशें हैं। यहां पर मसला यह हुआ है कि जो लोग जिनके ऊपर बात की जा रही है वो पाकिस्तान के आम शहरी हैं, वो थे तो निहत्ते। इस सारे मामले में कसूर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। आपको लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, या इसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हैं, इसमें तमाम इदारे शामिल हैं? नहीं, सियासी जमातें इसमें कोई शामिल नहीं है दूसरी, क्योंकि सियासी जमातों ने तो नहीं कहा ना जाके हमला करें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोगों को बुलवाया था, एक रिएक्शन, उनका लीडर पकड़ा गया, उन्होंने रिएक्शन चलो दिया, लेकिन जो उनकी बी टीम थी या सी टीम थी, जो पॉलिटिकल लोग थे, उनको माफ की क्यादत कर। सर, आप डिफरेंटली कैसे ट्रीट कर सकते हैं? दफा 144 का नफाज है, F9 पार्क में पीटीआई इकट्ठे होने की कोशिश करती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, पीडीएम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज के लिए आती है, तो दफा 144 खत्म हो जाती है। ये आपकी बात और है, जो पहले वाली बात है, और इस बात में फर्क है। अगर आप दफा 144 का जिक्र करेंगे कि उसमें दो पार्टियों में फर्क क्यों है, वो बात ठीक है। अगर होना चाहिए तो सबके लिए होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होना चाहिए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को भी सब पार्टियों को एक नजर से देखना चाहिए। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एक नजर से ना देखे और सड़क पे सही नदीम अफजल चंद साहब, तराजू के इस्तेमाल पे आपको इतराज ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सही। चंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अंदाजा है कि आपकी आगे मसरूफियत है, तो आपसे जो है वो हम इजाजत चाहते हैं। कैसर शेख साहब हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह, और इस ब्रेक के बाद आएंगे तो बहुत ही इस वक्त जो लाइव सिचुएशन चल रही है जमान पार्क में, उसकी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त एक लाइव सूरत हाल का सामना है। इमरान खान साहब ने ये शुबा जाहिर किया है कि उनको किसी भी वक्त ज़मान पार्क से गिरफ़्तार किया जा सकता है, और इस वक्त जो है वो पहले हम चलेंगे लाहौर ज़मान पार्क के बाहर। ABN न्यूज़ के रिपोर्टर असद शाह मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, और साथ ही हाफिज़ ताहिर खलील साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर्वाइव कर पाएगी? इस पाकिस्तानी सियासत के नशेब व फराज कई दिहाइयों तक ताहिर खलील साहब ने देखे, इनको मारूज़ी हालात का भी इल्म है। इनसे ज़रा पूछेंगे कि इस वक्त तहरीक इंसाफ क्या उसके लिए वाकई अब उसके ख़िलाफ़ घेरा तंग हो गया है और तहरीक इंसाफ का सर्वाइव करना मुश्किल है, या फिर तहरीक इंसाफ बाउंस बैक या कम बैक कर सकती है। पहले चलते हैं असद शाह की तरफ। अस्सलाम वालेकुम असद शाह, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम नकवी साहब। असद, मुझे बताइए कि अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें पुलिस की गैर मामूली मूवमेंट जो है वो नकलो हरकत ज़मान पार्क में उनकी रिहाइशगाह के इर्द गिर्द नज़र आ रही है। तो आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल नकवी साहब, मैं आपको बताता चाहूँ कि इधर मौजूदा सूरत हाल ये है कि पिछले 3 घंटों से ज़मान पार्क में जो आने वाले रास्ते हैं और ज़मान पार्क के अतराफ में जो है पुलिस की जो भारी जो डिप्लॉयमेंट की गई है, उसमें अभी मज़ीद पेशरफ्त ये हुई है कि पुलिस अब आहिस्ता आहिस्ता ज़मान पार्क इमरान खान के घर के करीब आना शुरू हो गई है। मैं बिल्कुल इस वक्त इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। ये किनाल रोड है जो माल रोड से धर्मपुरा की तरफ जाता है, और इसी मेन पे ज़मान पार्क है। आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड इतना ये लाहौर का मसरूफ़ तरीन रोड है, लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तो आपकी किसी पुलिस के हुक्काम से किसी से बात हुई है कि क्या उनका मकसद इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है, या फिर जो ये इल्ज़ाम लगाया गया है, आमिर मीर साहब ने ये दावा किया कि वहाँ पर 30 से 40 दहशतगर्द मौजूद हैं, उनको गिरफ्तार करना है, उनके लिए कोई क्रैकडाउन करना है, एग्जैक्टली करने क्या जा रही है पुलिस? बिल्कुल जो पुलिस को जो अहकामात हैं वो वज़ीर इत्तलात की तरफ से जो ख़दशा ज़ाहिर किया गया कि 40 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो ज़मान पार्क इमरान खान की रिहाइशगाह में मौजूद हैं, इसलिए ऑपरेशन किया जाएगा और उन दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया जाएगा। तो इसीलिए पुलिस को जो है वो यही अहकामात हैं कि उन्होंने फ़िलहाल तो ज़मान पार्क में आने वाले तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया, और पुलिस आहिस्ता आहिस्ता ज़मान पार्क के करीब आना शुरू हो गई है। सही। असद आप हमारे साथ रहें, मैं हाफिज़ साहब से ज़रा बात करना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे क्विकली ज़रा ये बता दें कि अमूमन हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ की वर्कर्स की बड़ी तादाद ज़मान पार्क में मौजूद होती है। इस वक्त क्या वहाँ पर वर्कर्स मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के, या फिर आप नहीं देख रहे उन्हें? नकवी साहब, आज पहली दफ़ा हुआ है कि पिछले 6 या 7 माह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ज़मान पार्क में डेरा लगाया हुआ है लाहौर में, लेकिन आज जो मनाजर हैं वो बिल्कुल 7 माह से मुख्तलिफ हैं। तकरीबन फिंगर्स पे गिन के मैं बता सकता हूँ कि कितने कारकुन इधर मौजूद हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 लोगों की तादाद मौजूद है। उसमें लाहौर का कोई बंदा मुझे कारकुनान या अभी तक पिछले 4 घंटों में ना आता हुआ नजर आया है, ना कोई रहनुमा नजर आया है, ना कोई कारकुन नजर आया है। जो 18-20 लोग पहले से इधर सुबह दोपहर शाम आउटसाइडर हैं, जो KPK से या दूसरे जिला से हैं, वो इधर 18 से 20 लोग इधर मौजूद हैं, जिसमें से कम उम्र 2-4 बच्चे हैं और 2-4 बुजुर्ग हैं। इसके अलावा असद बहुत शुक्रिया। असद बहुत शुक्रिया, आप हमारे लाइव अपडेट कर रहे हैं ज़मान पार्क से। ये हैरान कुन बात है कि इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर सिर्फ 20 से 25 अफराद मौजूद हैं। हाफिज़ ताहिर खलील साहब से ज़रा बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, उन्होंने पाकिस्तान की सियासत के उतार चढ़ाव देखे हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा कड़ा वक्त है। तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्बत बयान देते हैं जो लीडर्स वो बाहर आ रहे हैं, जो मस्बत बयान नहीं देते वो अभी भी पाबंदे सलासिल हैं। आपको लगता है कि इस वक्त हुकूमत ने मुकम्मल फैसला कर लिया है, रियासत ने मुकम्मल फैसला कर लिया है कि ख़त्म है तहरीक इंसाफ?
नहीं, बात यह है कि ये दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत बड़े प्रेशर का शिकार है, बहुत बड़े चैलेंज का सामना कर रही है और उसने पे दर पे ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से उसके खिलाफ जो एक अवामी दबाव था वो भी बढ़ता जा रहा है और हुकूमत के लिए ये फैसला करना कोई अब ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा कि तहरीक इंसाफ का और खान साहब का अपना फ्यूचर क्या होगा। तो लेकिन एक जो अगर हम तारीख के हवाले से बात करें तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक रियासती जबर के जरिए ख़त्म नहीं की जा सकती, बल्कि एक प्रोसेस के जरिए उन्हें ख़त्म किया जा सकता है। और तारीख ये शाहिद है। देखिए, अवामी लीग को ख़त्म करने की कोशिश की गई, अवामी लीग ख़त्म हुई, उसे बैन किया गया। उसके बाद 1975 में नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया गया और उसके खिलाफ एक रेफरेंस की मंजूरी दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस भी किया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि नेशनल अवामी पार्टी की जगह ANP जो है वो में आ गई। इससे पहले अयूब खान के दौर में जमात इस्लामी पाबंदी लगी, मौलाना मौदूदी को फांसी का उनका फंदा जो है तैयार था, लेकिन जमात इस्लामी ख़त्म नहीं हुई। तो तारीखी अवामिल और पाकिस्तान की जो सियासी हिस्ट्री है वो यही बताती है कि सियासी जमातें जो हैं वो तारीख के जबर से ख़त्म नहीं की जा सकती। उन्हें ख़त्म करने का एक ही प्रोसेस है कि उन्हें अवाम की ताकत से, अवाम के वोट से ही ख़त्म किया जा सकता है। और अवाम का वोट जो है वो जैसा कि तहरीक इंसाफ ने ऐसी बड़ी गलती कर दी है और उसने शोहदा की यादगारें मिसमार की और ऐसी हसास तंसीबात पर हमला करके अवाम की हमायत और तायीद जो है उससे बहुत दूर हो गई है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये वो गलतियां हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनको ये मशवरा दिया था कि आप इस पर माजरत कर लें। मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा मशवरा था कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में माजरत हो जाती और ये मजम्मत करते उस बयान की और अपने वर्कर्स की मजम्मत करते जिन्होंने इस कारगुजारी का मुजाहरा किया और शोहदा की यादगारें मिसमार की, तो आज ये शायद हालात ना होते। लेकिन इमरान खान साहब ने तो अचंभे का इजहार किया था। उन्होंने कहा मेरे तो इल्म में नहीं है, बल्कि वो जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत ख़त्म हुई वो रिपोर्टर से बात कर रहे थे, आपके भी बड़े अच्छे जानने वाले हैं बशीर चौधरी साहब, उन्होंने उसकी बड़ी तफसील बताई कि खान साहब जो हैं वो जब रोस्टम से आ गए, समाअत ख़त्म हो गई, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा गिरफ्तार हो गया और इतने लोग मारे गए और ये वाक़यात हुए, मैं इसके ऊपर बात करता सुप्रीम कोर्ट में। ये तो खैर खान साहब का मौक़िफ़ है। आप मुझे ये बताइए कि हुकूमत, हमें ये बात इस पहले दिन से पता है कि उसका बयानिया जो था वो पॉपुलैरिटी थी PDM जमातों की, वो इक़्तिदार में आने के बाद ख़त्म हो गई और इंतज़ार ये हो रहा था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बने। वो ये कहते हैं कि हमारे लिए जो है वो तराजू के पलड़े बराबर होंगे तब इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। तो अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट का अमल शुरू कर दिया गया, आपको लगता है कि ये अब आइडियल सिचुएशन है और PDM अब इलेक्शन की तरफ जाने की पोजीशन में है? देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ये इलेक्शन का ही हिस्सा है और इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक पॉपुलैरिटी नजर आ रही थी उसको तोड़ने के लिए और उसको कम करने के लिए जो भी इक़दामात इस वक्त हो रहे हैं वो सब उसी जानिब बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि देखें, पॉपुलैरिटी जो है वो ना तो जबर से ख़त्म की जा सकती है ना किसी और रियासती ताकत के जरिए, बल्कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात थी तो उस वक्त जब खान साहब कैंपेन कर रहे थे तो उस वक्त भी यही बात सामने थी कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होगी तो मियां नवाज शरीफ को भी मौका मिलना चाहिए, मियां नवाज शरीफ को भी वापसी का रास्ता मिलना चाहिए। आज जबकि तहरीक इंसाफ के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इस पर भी फिर सवालिया निशान उठ जाएंगे कि इलेक्शन की शफाफियत कहाँ तक है, इलेक्शन की गैर जानिबदारी। तो इस हवाले से हुकूमत के लिए मुश्किलात जरूर पैदा होंगी कि अगर एक पार्टी को जो कि माजी में एक हुक्मरान पार्टी रही है और अभी भी अवामी मकबूलियत की दावेदार है, तो उसको अगर बिल्कुल एक रियासती तरीके से खत्म किया गया और जबर से खत्म किया गया
تو میرا خیال ہے کہ ایسے الیکشن جو ہے پھر وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، ان کی شفافیت بھی اور ان کی جوازیت صحیح کو قائل کر. صحیح. حافظ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس وقت تازہ اطلاع یہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے زمان پارک میں الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں کو داخلے کی اجازت دے دی ہے کہ آپ آئیں اور اپنی آنکھوں سے یہاں پر اپنے کیمرے کی آنکھ سے دیکھ لیں کہ یہاں پر کوئی دہشت گرد موجود نہیں ہے. اس کے حوالے سے فاروق حبیب صاحب نے جو ہے وہ بھی ایک بیان جاری کیا ہے. اس وقت ہمارے سامنے صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا شیرازہ بکھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جو لیڈرز مثبت بیان دے رہے ہیں ان کی گرفتاری ختم ہو رہی ہے، باقیوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور جو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے وہ ابھی بھی پابند سلاسل ہیں. فواد چودھری صاحب نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ایک مثبت بیان دیا جس کے بعد وہ گرفتار نہیں ہوئے، اپنی رہائش گاہ پر چلے گئے. فواد چودھری صاحب نے کیا کہا تھا، سنیے. میں تحریک انصاف کے ترجمان کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات انتہائی قابل شرم تھے اور یہ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے اوپر جو تحقیقات ہوں اور تحقیقات میں جو بھی لوگ ملوث ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں چاہے پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، وہ اس انکوائری کے نتیجے میں ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کے رہنما علی زیدی کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پارٹی چھوڑنے والے ہیں. آج انہوں نے بڑی جذباتی گفتگو کی پارٹی کے حوالے سے، پارٹی کے ساتھ اپنی وابستگی کے حوالے سے. انہوں نے کیا کہا وہ بھی سنیے. میں نے تحریک انصاف اس دن چھوڑنی ہے جس دن عمران خان نے تحریک انصاف چھوڑنی. اگر عمران خان کی زندگی میں مجھ سے تحریک انصاف چھوڑانا چاہتے ہو، خدا کی قسم اس ماتھے پہ گولی مار دو ادھر گولی. یہ میری جماعت ہے. تحریک کے رہنما عامر محمود کیانی نے پارٹی کے ساتھ راہیں جدا کر لی اور انہوں نے کہا کہ میں سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. اور پھر اچانک پردہ اسکرین پر بڑے لمبے عرصے کے بعد جہانگیر ترین صاحب کی بڑی پراسرار واپسی ہوئی ہے. وہی جہانگیر ترین جو اپنے جہاز میں بھر بھر کر لوگوں کو لاتے تھے. پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوتے تھے بہت سے لوگ اور کہا جاتا تھا کہ ایک اور وکٹ گر گئی. جہانگیر ترین صاحب نے کیا کہا وہ بھی بڑا معنی خیز ہے، سنیے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کو سزا دی گئی، الٹیمیٹ سزا. بے نظیر صاحبہ کو اڑا دیا گیا. نواز شریف صاحب جیل میں تھے، مریم بی بی کو وہاں اندر ان کو ملنے گئی تو ان کو وہاں پہ پکڑ لیا اور کئی مہینے ان کو جیل میں رکھا. ایسی لوگوں کو سزائیں ملی، مگر کبھی کسی نے ہمت نہیں کی، کبھی سوچا نہیں کہ اس طرح کی حرکت کرے. کسی کے گھر میں گھسنا اس ملک میں، ہماری تہذیب میں اس کی اجازت نہیں. حافظ صاحب، سنا آپ نے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی واپسی ہو گئی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی چھتری کے نیچے اب پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، یا پھر مزید کوئی ڈیفیکشنز ہوں گی، کچھ لوگ سیاست چھوڑ دیں گے، کچھ لوگ پارٹی چھوڑ دیں گے؟ یہ عیسیٰ آپ نے بالکل درست نشان کیا. کافی عرصے سے یہ سرگرمیاں جاری تھی جہانگیر ترین صاحب کی، گزشتہ 1 سال سے، لیکن ابھی جو ہے وہ ان کی سرگرمیوں میں کافی تیزی آئی ہے اور اسلام آباد میں ایکٹیویٹیز ان کی کافی تیزی کے ساتھ دیکھی گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری خبر ہے اس میں یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ چھوڑ رہے ہیں، تحریک انصاف سے علیحدہ ہونے والوں کے لیے ایک نیا دروازہ کھل رہا ہے، ایک ڈور اوپن ہو رہا ہے، اور وہ ہے جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی. اس وقت جو ہے اور نئی پارٹی بننے جا رہی ہے، اور اس میں زیادہ تر وہی لوگ شامل ہوں گے جو تحریک انصاف سے فارغ ہوں گے، تاکہ ایک تھرڈ آپشن جو ہے وہ موجود رہنا چاہیے سیاست کا. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ جبکہ ایک قانون بھی بن گیا ہے جس پہ میاں نواز شریف کی اپیل بھی زیر سماعت آئے گی اور اس میں جہانگیر ترین کی بھی اپیل ہوگی، تو وہ سیاست پہ ان کی واپسی کا راستہ ہموار ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی جہانگیر ترین کی پارٹی بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے ان کی پارٹی جو ہے مکمل طور پر فعال ہو چکی ہوگی، اور اس پارٹی میں وہ تمام لوگ جن کے تحریک انصاف کے لیے گنجائش ختم ہو رہی ہے وہ شامل ہو جائیں گے. اور ایک بڑے اس میں آثار بھی یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کی میں جو طاقتور گروپ ہے سیاسی طور پر، وہ اس میں انہوں نے
के यकीन दहानियां कराई है, जिसमें खुसरो बख्तियार शामिल है, उनके कई शामिल है। अच्छा। तो अब यह है कि सियासत का तब्दील होने जा रहा है। सही। हाफिज साहब मैं आपके पास वापस आता हूं। शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नवाज। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हम जाहिर है कि इसके बहुत सारे पहलुओं पर बात कर चुके, तो मैं आपसे बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन करूंगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया और फिर कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया, इन दोनों एलामियों में आखिरी जो पैराग्राफ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें बात मुज़ाकरात की गई और तमाम फरीकैन से। तो तमाम फरीकैन में जो है वो हमारे जो तमाम फरीक हैं, उसमें हुकूमत में शामिल जमातें हैं, रियासती इदारे हैं, वो सारे तो एक साथ नजर आते हैं। एक अलहदा जो फैक्शन है वो सिर्फ पीटीआई है। तो क्या ये पीटीआई के मुतालिक कहा जा रहा है और आप एंगेज करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे? मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट जो है कभी भी टीएलपी के साथ मुज़ाकरात करती है या इस किस्म के कोई ऐसे जो फैक्शन है उनके साथ मुज़ाकरात में कभी भी पहल की उन्होंने। लेकिन अब पीटीआई को सबसे पहले तो अपने आप को सियासी धारे में लाना हो, लोगों की इज्जत करना सीखें, लोगों की इज्जतें उछा लेना, लोगों के रास्ते में रुकावटें न डालें, लोगों को खामखा अपने तशद्दुद का निशाना न बनाए, अपनी अना का निशाना न बनाए। गरूर और तकब्बर को छोड़ दीजिए, सियासत में ये चीजें नहीं होती। सियासत में रवादारी होती है, बर्दाश्त होती है, अमल होता है। मतलब आप सियासी तौर पर एक दूसरे के खिलाफ जरूर होते हैं, लेकिन इस तरह खिलाफ नहीं होते कि आप एक जातियात बना लें, दुश्मनी की बुनियाद बना लें। तो दुश्मनी की बुनियाद बनाने के लिए फिर उसके बाद आप कहें कि आपके साथ कोई मुज़ाकरात करे, मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है। पहले तो आपको उस जगह पे आना पड़ेगा ना, इक्वल फुटिंग पे आए आप। जो मैंने आपसे अर्ज किया अभी, चंद बातें जो मैंने अर्ज की हैं, पहले तो आप उस तरह आए ना। उसके बाद एक सियासी जमात के तौर पे अगर आप आते हैं, अपने आप को मनवाते हैं, तो सियासी जमातों के साथ तो आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना, सियासी जमातों के साथ मशावरत होती है, उनके साथ डायलॉग होते हैं, उनके साथ बैठक होती है, मिलजुल के काम करना होता है। लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करूँ, माजी में देखिए कितना सफर किया मुल्क ने, सफर किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आपस में बहुत ज्यादा एक मुखालफत थी। मतलब यूं कह लीजिए कि एक किस्म की पहुंचत भी हर स्टेज पे थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने महसूस किया कि आपकी इस मुखालफत और आपकी इस एक दूसरे से जो ख्वाहिश है उसकी वजह से ये सारे के सारा सिस्टम डिरेल हो जाएगा, तो उन्होंने एक मकाम आया ना जब सोच विचार करके एक जगह बैठ गए। सही। रुहेल असगर साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। हाफिज ताहिर खलील साहब, मुझे जरा क्विकली ये बता दीजिए, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ कोई एंगेजमेंट होने वाली है? देखिए, बात यह है कि बिल आखिर जो है मकालमे के जरिए ही मसला हल होगा, क्योंकि मसाइल जो है वो हल करने का एक ही तरीका है, और इसका पार्लियामेंट जो है बेहतरीन फोरम है और डायलॉग ही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ठीक है, इस वक्त जो है ज़ेरे ताब है, लेकिन वो इस जमहूरी सिस्टम का हिस्सा है, सेनेट में मौजूद है। देखिए, सिंध में उनकी जो पार्लियामानी पार्टी है वो अपोजिशन में है, उनके लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, तो जमहूरी सिस्टम का हिस्सा है। आपको इस वक्त जो है उसको जब तक वो जमहूरी सिस्टम से अलग नहीं होती और एलानिया तौर पर वो अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं करती इस तमाम तर कार्रवाई से, तो मेरा ख्याल है फिर देखें उसकी सर्वाइवल का भी मसला है और उसमें अपना फासला बनाना होगा। सही, सर्वाइवल का मसला है। मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ, हाफिज ताहिर खलील साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, वक्त जो है वो हमारे पास खत्म हो चुका। अल्टीमेटली जो है वो मामले ने मुज़ाकरात की मेज पर जाना है। मुज़ाकरात किस वक्त किए जाएंगे? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुखड़ जाएगी, इसके बहुत सारे लीडर्स छोड़ जाएंगे, या फिर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुंजाइश मौजूद है? क्या खैबर पख्तूनख्वा जो उनका स्ट्रांग होल्ड है, पंजाब जहां पर वो इस वक्त बड़े, आज से अगर आप चंद रोज पहले की भी बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मकबूल तरीन जमात है, और अगर इस वक्त भी बात की जाए, अवामी सेंटिमेंट देखा जाए, वो इमरान खान साहब के साथ सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो इमरान खान के चाहने वाले हैं, वो इस वजह से भी है कि जो पीडीएम की जमातें हैं वो जो वादे लेकर आई थी वो उनको डिलीवर नहीं कर सकी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।